हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, बीमारियों से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और एज आई एम ए पीएचडी स्कॉलर तो मैं आपको बहुत सारी ऐसे डिजीज़ हैं जिनके बारे में नोट्स भी ऐड करवाऊंगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के मेरे चैनल पे, जो कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप या फिर डायरेक्टली रूट टू फिजिकल एजुकेशन सर्च करके भी आप, और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल आप फॉलो भी कर सकते हैं पर्सनली, आप मुझे जानने के लिए भी। और रूट टू फिजिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करो भाई, ये आपका ही चैनल है। 15,000 सब्सक्राइबर होने के बाद ये एक तरीके से बहुत बड़ा परिवार होने जा रहा है। आने वाले टाइम में ये लाखों में भी जाएगा, तो आप सभी का प्यार बना रहेगा तो ये लाखों में भी जाएगा। जाहिर सी बात है, आप सभी का परिवार है ये, और इतना बड़ा परिवार बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के हम बात पे आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारी प्रीवियस वीडियो थी, तो अब हम बात कर लेते हैं आपके डिजीज के बारे में। तो जिसने डाइजेस्टिव सिस्टम की नहीं देखी है वो देख लेना। डिजीज के बारे में बात करते हैं। डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड। तो एक दूसरे से जल्दी फैलने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं, तो आप सभी को पता है ये सारी चीजें। तो ऑप्शंस है कम्युनिकेबल डिजीज, डीजेनरेटिव डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज कम्युनिकेबल डिजीज। सो कम्युनिकेबल डिजीज एक्चुअली में होती क्या है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच जाती हैं बहुत आसानी से। वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू पहुंच सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू पहुंच सकती हैं, या फिर आपका किसी बैक्टीरिया के थ्रू भी पहुंच सकती है, किसी आपके वायरस के थ्रू, किसी फंगाई के थ्रू, या फिर पैरासाइट के थ्रू भी पहुंच सकती हैं। तो बैक्टीरिया के थ्रू भी आपकी मेनली आपकी 4 तरीके से आपकी डिजीज आप पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू, फंगस के थ्रू और आपका पैरासाइट के थ्रू। तो इनको भी देख लेते हैं क्या क्या ये होते हैं। तो बैक्टीरिया आपका, बहुत जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक आप खाते हैं, दवाइयों में भी आप यूज करते हैं। तो जैसे कि आपने टीबी सुना होगा, टीबी जिसकी फुल फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस, तो ये फैलता है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से। ठीक है, तो ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज है। उसी तरीके से वायरस डिजीज, जैसे कि आपका कोरोना वायरस, कोविड-19 आपने जो सुना है वो कोरोना वायरस से फैलता है। HIV, अब आपको HIV और एड्स दो चीज देखने को मिलेगी। HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो HIV के कारण आपका एड्स होता है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये आपका एड्स होता है। फंगाई आपका आपने देखा होगा, जैसे रिंगवॉर्म हो जाते हैं या फिर एथलीट फुट हो जाती हैं, फंगस के कारण हो जाते हैं। एक दूसरे को आपने दाद खाज खुजली सुना है, ये सब। पैरासाइट एक तरीके से मलेरिया, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मलेरिया किससे होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो फीमेल एनाफ्लीज के काटने से आपका मलेरिया होता है। डेंगू किससे होता है, एडीज मॉस्किटो के काटने से आपका डेंगू होता है। एडीज मॉस्किटो के काटने से आपका डेंगू होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके इस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा रोग असंक्रमण या फिर असंक्रामक रोग का उदाहरण है। तो कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर सभी। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। जो कैंसर है वो भी आप एक दूसरे से नहीं फैल सकता है, डायबिटीज भी नहीं फैल सकता है, हाइपरटेंशन भी, और ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाता है। अब देख लीजिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में आपकी अल्जाइमर डिजीज से लेके आपकी एक्जिमा तक, और आपकी यहां पे देखेंगे तो आपकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तक, ये सारी डिजीज आप पढ़ सकते हैं एक बार। ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में काउंट होती है, तो आपके लिए ऐड कर दी है मैंने ये सारी डिजीज। तो एक बार आप देख सकते हैं इनके बारे में, एक एक को पढ़ भी सकते हैं, एक एक को हम डिफाइन भी कर देंगे अगर आप कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अल्जाइमर डिजीज एंड ऑस्टियोपोरोसिस आर द एग्जांपल ऑफ। अल्जाइमर डिजीज और ऑस्टियोपोरोसिस किस चीज के एग्जांपल है, तो आपके सामने ऑप्शंस है। सो राइट आंसर आपके सामने हो जाता है, दैट इज डीजेनरेटिव डिजीज। यानी कि अल्जाइमर डिजीज, और इसकी बात करें तो सबसे पहली चीज तो बात कर लेते हैं हम, डीजेनरेटिव डिजीज होती क्या है।
तो डीजेनरेटिव डिजीज आपकी होती है एक तरीके से फंक्शन और स्ट्रक्चर लेवल पे अगर आपका टिश्यू या ऑर्गन कहीं से भी चेंज होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड अल्जाइमर्स डिजीज, ये एक एग्जाम्पल है आपके अर्थराइटिस। किसी भी तरीके से आपको डैमेज देखने को मिलता है, जैसे ये नॉर्मल आपका ए आपका नॉर्मल नहीं है, बी जो है इसमें आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिल रहा है, जिसमें देखिए ए में आपका साइनोवियल फ्लूइड पूरा अच्छे तरीके से काम कर रहा था, साइनोवियल फ्लूइड था, फिर आपके कार्टिलेज वगैरह सब कुछ हेल्दी थे, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो आपके बोन स्ट्रक्चर पूरा खराब हो गया पूरा। और रोमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि पूरा का पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ पे पूरा फैल जाता है और पूरा साइनोवियल फ्लूइड एक तरीके से गायब हो जाता है, बोन एक दूसरे में फ्यूज भी होने को देखने को मिलती है। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप देखोगे, नेक्स्ट ये आपकी नॉर्मल बोन है ए नंबर पे, बी नंबर पे आपको देखने को मिल रही है, इसमें आपको ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल रहा है। तो ऑस्टियोपोरोसिस इसमें क्या होता है आपका, एक तरीके से आपकी जो बोन्स होती हैं उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो डेंसिटी कम हो जाती है यानी कि आपकी डीजनरेट हो जाती है बोन। तो अल्जाइमर डिजीज में भी आपके जो न्यूरॉन्स है उसमें डीजनरेशन देखने को मिलता है, तो न्यूरॉन्स में डीजनरेशन देखने को मिलता है, इसीलिए आपका अल्जाइमर डिजीज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड हीमोफीलिया आर द एग्जांपल ऑफ। तो इसमें चाहे आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस कहीं पे नहीं सुना हो, लेकिन हीमोफीलिया आपने जरूर सुना होगा। तो ये किस चीज के एग्जांपल है, तो ये आपके हेरिडिटी के हैं क्या, डीजनरेटिव के हैं क्या, डेफिशिएंसी डिजीज के हैं क्या, या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें अगर आपको ऑप्शन राइट देखेंगे तो देखने को मिलते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी इज द राइट आंसर आपको लगाना है, क्योंकि हेरिडिटी आप देखोगे हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें खून जमता नहीं है, खून का थक्का नहीं जमता है और खून आपका बहता रहता है। तो जिसको भी ये डिजीज होती है उसमें क्या होता है कि आपका खून बहता रहता है, आपका खून एक तरीके से बहता रहेगा, रुकेगा नहीं, खून इतना पतला हो जाता है। तो ये आपका एक आपकी डिजीज होती है जो कि जन्म से होती है। अब आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर आपका अल्टरेशन ऑफ वन और मोर जीन्स, एक या एक से ज्यादा जीन्स में अल्टरेशन आ जाना, यह आपका हेरिडिटिकली हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो हेरिडिटिकली डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपका एक तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि जेनेटिकली ओरिजिन होता है उनका, और ये आपके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आपके पास होते रहते हैं। और ये आपका सिम्टम्स आए बचपन से, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो आपके कंजाइनेंटल डिजीज होते हैं, जिनको आप एक तरीके से हेरिडिटी मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, ये आपके इंडिविजुअल के बचपन से इनके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये तीन तरीके से हैं। उसी तरीके से आपका एक होता है एकोन्ड्रोप्लेसिया। एकोन्ड्रोप्लेसिया क्या होता है, जिसमें आपके कार्टिलेज डज नॉट डेवलप नॉर्मली, और इसमें आपकी जो हाइट है वो छोटी देखने को मिलती है। जितने भी आपके स्ट्रक्चर में देखोगे, मैन हो चाहे वुमेन हो, उनके लिम्स छोटे देखने को मिलते हैं। इसी के बाद आपको एक देखने को मिलेगी मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम में आपका क्या होता है, ये भी एक तरीके से हेरिडिटिकली डिसऑर्डर है, जिसमें आपके कनेक्टिव टिश्यू मेनली जैसे ब्लड हो गया, वेसल्स हो गया, इसमें आपको दिक्कत देखने को मिलती है। ये पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हो पाते एक तरीके से। और वहीं पे आपका एक सुना होगा आपने सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, जो आरबीसीज होते हैं जिनको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ये आपके पूरे शेप नहीं ले पाते हैं अपनी, और इसीलिए ये ऑक्सीजन को ढंग से कैरी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आपका और भी बहुत सारी डिजीज आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आपका टाइप 1 हेमोक्रोमेटोसिस होता है। टाइप 1 हेमोक्रोमेटोसिस, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका आयरन बिल्टअप हो जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल आप खाना खाओगे उस खाने से भी सबसे ज्यादा आप आयरन एब्जॉर्ब कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आयरन एक्सेस अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेता है आपका हेमोटोक्रोमेटोसिस में। इस बीमारी में आयरन की बहुत अधिकता देखने को मिलती है, एक्सेसिव देखने को मिलता है। उसके बाद आपने सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी जन्म से ही होता है। इसमें आपको
ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर और येलो कलर, इनमें डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत आती है। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं किसी भी तरीके से। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वेरियस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये ऑप्शंस आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। सो राइट आंसर इज योर इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि इन्फेक्शन तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही होता है ना। तो इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती हैं, जो आपकी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या पैरासाइट्स के द्वारा आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे जो कि जिनको आप माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज में ये सारी डिजीज आती हैं, जैसे चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया, ई कोली, इस तरीके से आपकी सारी डिजीज ये सारी आती हैं आपकी इन्फेक्शियस डिजीज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो जिसने पिछली वीडियो देखी होगी उसको बहुत अच्छे से पता होगा। तो क्वाशियोरकर इज द राइट आंसर। उसके बाद में मैंने दोनों में डिफरेंशिएट किया था कि क्वाशियोरकर जो है उसमें आपको पोर्ट बेली देखने को मिलती है, और मारास्मस इसमें बहुत सूखा मरा इंसान देखने को मिलता है, बच्चों में दोनों होती है। और PEM डिजीज भी इनको बोलते हैं, यानी कि प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। ये दोनों ही प्रोटीन की कमी से होने वाली है, क्वाशियोरकर और मारास्मस। उसके बाद में आपका एक होती है कि द डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय, यानी कि जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है, कमी किसी चीज की, कमी रोग हो, जिस कमी के कारण से जो रोग हो रहे हैं उनको किस तरीके से रोका जा सकता है। क्या हम लंबे समय तक खाना पकाएं तो रोकें? क्या हम केवल फल खाने से रोक सकते हैं? क्या केवल सब्जियां खाने से हम रोक सकते हैं? या फिर हम अच्छे पोषण का, यानी कि हम अगर अच्छा न्यूट्रिएंट्स, गुड न्यूट्रिशन लें तो हम उसको रोक सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ईटिंग फूड विद गुड न्यूट्रिशन वैल्यू। तो डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? किसी भी चीज की कमी से होने वाली डिजीज को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, जैसे कि विटामिन्स की कमी से, मिनरल्स की कमी से, और आपके और कोई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से। तो आपके सामने बहुत सारी डिजीज में लेके आया हूं जो कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। तो विटामिन ए, जिसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, इसकी कमी से होती है आपकी नाइट ब्लाइंडनेस। थाइमाइन, जो कि जिसका B1 का जो साइंटिफिक नेम है उसकी कमी से होती है बेरी। B2 जिसका साइंटिफिक नेम है आपका राइबोफ्लाविन, जिसकी कमी से होती है रिटार्डेड या फिर एक ग्रोथ नहीं होती है, बालों की दिक्कत भी देखी जाती है। B12 जिसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोब्लामिन, जिसकी कमी से होती है एनीमिया। विटामिन सी जिसका साइंटिफिक नेम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से होता है स्कर्वी। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन डी जिसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स देखने को मिलता है। और रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है। आपको बताना है कि एडल्ट रिकेट्स किसे बोला जाता है, एडल्ट रिकेट्स किसे बोला जाता है, वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा एडल्ट रिकेट किसे बोला जाता है। विटामिन के जिसको फोलोकाइनिन साइंटिफिक नेम है, और इसकी कमी से आपके एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है, या फिर जो ब्लीडिंग होती है या खून होता है वो बहता रहता है, खून का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन यूज होता है? तो विटामिन के। ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। विटामिन B3 जिसका साइंटिफिक नेम है नियासिन, और इसकी कमी से होता है आपका पेलेग्रा। तो पेलेग्रा या फिर नियासिन को हम PP विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेलेग्रा को प्रिवेंट करता है। तो पेलेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन इज PP विटामिन, दैट इज नियासिन या फिर विटामिन B3। उसी तरीके से कुछ मिनरल्स की कमी से भी आपकी बॉडी में कुछ रोग होते हैं, जैसे कि कैल्शियम की कमी से आपको बोन्स में दिक्कत है, एक्सेसिव ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी, और आपका फास्फोरस की कमी से आपके टीथ या फिर आपके बोन्स में। तो बोन किन दो चीजों से मिलके बनी होती है मैक्सिमम? तो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलके बनी होती है। आयरन की कमी से आपका एनीमिया देखने को मिलता है, आयोडीन की कमी से आपका ग्वेटर देखने को मिलता है, और थायराइड ग्लैंड ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता है। कॉपर की कमी से आपको लो एपेटाइट देखने को मिलती है, और ग्रोथ भी ढंग से हो नहीं पाती है। तो ये बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में डायरेक्टली। एड्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू, फीवर एंड इन्फ्लुएंजा आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि एड्स, सामान्य सर्दी, डेंगू बुखार और इन्फ्लुएंजा किस चीज के उदाहरण हैं? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। क्या ये कमी की वजह से होते हैं, या संक्रामक रोग हैं, या शारीरिक रोग हैं, या गैर संक्रामक रोग हैं? तो राइट आंसर इज इन्फेक्शियस डिजीज। ये इनमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, और ये एक तरीके से इन्फेक्शियस डिजीज है। आपने पीछे भी देखा होगा, इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में इनको काउंट करते हैं। नेक्स्ट
हम बात करते हैं एड्स क्या होता है। एड्स की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो एचआईवी की, जब एचआईवी हो जाता है, तो एचआईवी इन द सेंस एचआईवी वायरस जो आपकी बॉडी में फैल जाता है, तो उससे एड्स हो जाता है। एड्स जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है, ये आपकी टी लिम्फोसाइट्स को एक तरीके से डायरेक्ट यूं कह लीजिए इम्यून सिस्टम को जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, लिम्फोसाइट्स को पूरे खत्म कर देता है। तो उस तरीके से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। तो कोई भी डिजीज हो जाए वो आपको आसानी से लग जाती है। नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम ये आपको दिक्कत दे सकती है अगर आपको एड्स है। नेक्स्ट है आपका एमोक्सिसिलिन, डीऑक्सीसाइलाइन और आपका एजिथ्रोमाइसिन, पेनिसिन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ये किस चीज के एग्जाम्पल है? तो आपने सुना होगा ये सारी चीजें, ये एक्चुअली में आपके एंटीबायोटिक्स हैं। आपने एजिथ्रोमाइसिन का नाम तो सुना होगा, जिसको हम सर्दी खांसी में लेते हैं, मेनली आपका जुखाम में इसको लेते हैं, खांसी जुखाम में इसको लेते हैं, खांसी और जुखाम में हम एजिथ्रोमाइसिन को लेते हैं। तो इसको अगर आपको याद है तो आप राइट आंसर दे सकते हैं। उसके बाद में एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जितने भी बैक्टीरिया को मारने के लिए हम यूज कर सकते हैं उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक हमारा जो था वो था पेनिसिन। पेनिसिन की अगर हम बात करें तो पेनिसिन को फर्स्ट एक तरीके से ट्रू एंटीबायोटिक बोला जा सकता है। इसको डिस्कवर किया था आपके स्कॉटिश के आपके बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1928 में इसको डिस्कवर किया गया था। उसके बाद में जो ड्रग आया था दैट इज आपका क्यूनोलोन्स। ये आपका फिर ये भी बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। 1962 में इसको एक तरीके साइनाइटिस के लिए यूज किया जाता है और ब्रोंकाइटिस और साथ में निमोनिया के लिए यूज किया जा सकता है इसको। उसके बाद में आपने एक चीज और शायद सुनी हो, एक आपका माइक्रो बाइसिडियल थेरेपी होता है जो कि किल करने का काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एक आपका माइक्रो बायोस्टैटिक थेरेपी होता है जो यूज करा जाता है रोकने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में चला गया या फिर किसी भी तरीके से उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, मारने के लिए यूज किया जाता है माइक्रो बाइसिडियल, और माइक्रो बायोस्टैटिक यूज किया जाता है रोकने के लिए। स्टैटिक मतलब रोकना किसी भी चीज के, स्टैटिक मतलब होता है आपका एक जगह पे स्टैटिक, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेनिसिन वी के है, इसको यूज करते हैं फाइट अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि आपका ईयर इन्फेक्शन हो गया। और पेनिसिन जी है जो कि मोर इफेक्टिव है जर्म्स के पॉजिटिव और आपका जर्म्स नेगेटिव, जैसे आपका कोकी बैक्टीरिया की इन्फेक्शंस की बात करें, इसका एग्जांपल आपके हैं आपका सस्पेक्टिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन स्टमक। तो ज्यादा तगड़ा है वो पेनिसिन जी है। इनको आपको याद करने की ज्यादा खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऊपर की तरफ ये देख सकते हैं पेनिसिन 1928 में ये दिया गया था। नेक्स्ट है आपका नार्कोलेप्सी इज अ डिजीज रिलेटेड टू, शायद आपने ना सुनी हो ये कभी डिजीज। नार्कोलेप्सी किस डिजीज का नाम है ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो आपको मैंने बताया था एडल्ट रिकेट्स, वो किसे बोलते हैं? एडल्ट रिकेट्स बोलते हैं आपके ओस्टियोमलेशिया को। ओस्टियोमलेशिया जो कि एक बड़ों में हो जाती है, उसमें एक तरीके से हाथ पांव में दिक्कत या फिर बोन्स में दिक्कत आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में आपको कुछ नोट्स और एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि आप पढ़ सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें, जो कि फैलती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, और ये आपकी कहीं भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। किडनी में भी हो सकती है, स्प्लीन में भी हो सकती है, ब्रेन में भी हो सकती है। इसके लिए यूज कर सकते हैं आपका बीसीजी का टीका, जो कि इन्वेंट किया था आपके दो साइंटिस्ट ने। एक आपके थे एल्बर्ट कैलमेट और एक आपका कैमली ग्यूरिन। तो इन दोनों के नाम पे ही आप देखोगे यहाँ से बीसीजी, बी मतलब कि आपका बैसिलस और सी मतलब आपका कैलमेट। तो एल्बर्ट कैलमेट का कैलमेट ले लिया और कैमली ग्यूरिन का ग्यूरिन ले लिया। तो इन्होंने डेवलप करी थी 1921 में ये चीज। उसके बाद में रेबीज की अगर हम बात करें तो रेबीज को हम एक तरीके से वाटर फोबिया भी बोलते हैं।
वाटर फोबिया नॉर्मली इस तरीके से रिलेट करते हैं क्योंकि इसमें वाटर से डर लगने लगता है, तो वाटर फोबिया। और किसी भी कुत्ते बिल्ली या फिर किसी भी जानवर के काटने से रेबीज हो जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका पोलियो। पोलियो की अगर हम बात करें तो ये आपका वायरस के कारण होता है आपका। और इसके बाद में अगर हम देखा जाए इसकी, तो इसको किल करने के लिए भी आपके बहुत आपके पोलियो के लिए ड्रग्स भी दिए जाते हैं। आपने देखा होगा, नॉर्मल आपने पोलियो की दवाइयां भी देखी होगी, और पोलियो की जो आपके ड्रॉपलेट्स है वो भी आपने सुनी होगी। तो पोलियो वैक्सीन की अगर हम बात करें तो इसको देख सकते हैं 1955 में ये यूज कर ली गई थी, फिर 1961 में 61 में आके एल्बर्ट साबिन ने ये फर्स्ट टाइम यूज करी, एक तरीके से ओरल पोलियो वैक्सीन जो यूज करी। उसके बाद में स्मॉल पॉक्स जो कि आज तक इरेडिकेट हो चुका है, ये ह्यूमन के अंदर अभी पाया नहीं जाता है, और वेरियोला वायरस के कारण ये फैलता था। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की अगर बात करें तो एडवर्ड जेनर ने 1996 में 1796 में ये निकाली थी। डेडलीस्ट डिजीज थी ये एक टाइम की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाओ, और इसकी पीडीएफ ले लो अपने टेलीग्राम के चैनल पे। टेलीग्राम का नाम है आपका रूट टू फिजिकल एजुकेशन, चेक करना डिस्क्रिप्शन में लिंक, और एक बार कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 15,000 की हमारी फैमिली तैयार होने के लिए।